नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं हूं अभय किशोर। काफ़ी लंबे समय से मैं सोच रहा था कि आपसे रूबरू हूं, अपनी चुप्पी तोड़ूं। जो कुछ मैंने पिछले 30 वर्षों में एक पत्रकार के रूप में देखा है, समझा है, भोगा है, जाना है, उन सब को आपसे शेयर करूं। शायद आपको अच्छा लग पाए, और यही सोचकर मैं आपके सामने आया हूं। और अब से मैं लगातार आपके सामने एक कार्यक्रम लेकर आता रहूँगा। YouTube और Facebook के जरिए अपने चाहने वालों तक पहुंचता रहूँगा, और इस कार्यक्रम का नाम होगा AK स्पीक्स। AK स्पीक्स यानी अभय किशोर स्पीक्स। इसमें मैं अपने अनुभव भी साझा करूँगा, जो ज्वलंत घटनाएं होंगी उन पर अपने विश्लेषण भी आपसे साझा शेयर करूँगा। और इसके साथ ही मैं कोशिश करूँगा कि जो मसले देश को, समाज को छू रहे हैं, झकझोर रहे हैं, उन पर जानने समझने वालों, विशेषज्ञों की राय के साथ एक डिस्कशन बेस्ड शो भी आपके पास लेकर आऊँ। तो आज इस पहली कड़ी में मैं आपके सामने हूँ, और सबसे पहले AK स्पीक्स में मैं आज आपसे वो अनुभव शेयर करता हूं जो शायद आपको ये समझने में मददगार होगा कि जब एक पत्रकार किसी खबर को उठाता है, उसको पेश करना चाहता है, जब सच्चाई को सामने लाना चाहता है, तो उसको किस तरह की तकलीफ होती है, किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो चीज़ें हमें हमेशा सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं पत्रकारिता के कोर्स के दौरान, कि हमें हमेशा सच को सबके सामने लाना है, और मीडिया सच का आईना है, समाज का आईना है। मैं अपने पत्रकारिता के करियर में अलग अलग संस्थानों में रहा, नवभारत टाइम्स में रहा, जी न्यूज़ में रहा, साथ ही छत्तीसगढ़ के 3 चैनल्स में भी मैं संपादक के तौर पर काम करता रहा, जिनमें से एक जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ है, दूसरा IBC 24 है, और तीसरा INH न्यूज़। जब मैं 2009 में दिल्ली से पहली बार छत्तीसगढ़ आया और मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि मैं जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ की कमान संभालूं, तो मेरे सामने एक बड़ी समस्या थी। मैं छत्तीसगढ़ को बहुत थोड़ा जानता था। एक आदिवासी राज्य जिसका जन्म हुए बहुत समय नहीं हुआ था, जिसकी अपेक्षाएं बहुत थी देश समाज से, उस राज्य के लिए एक चैनल चलाना, जो अगर आप पत्रकारिता की बात करें तो 2.5 करोड़ लोगों के राज्य में एक चैनल को लेकर सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। उस राज्य को मैं सिर्फ 3 शब्दों में जानता था: नक्सल, जंगल और चावल। और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इन 3 शब्दों से एक राज्य में 24 घंटे का हिंदी न्यूज़ चैनल कैसे चलाऊंगा। लेकिन उस पर मैं विस्तार से आपसे बात करूं कि कैसे मैंने एक चैनल को इस्टेब्लिश किया, उससे पहले मैं आपसे वो पहली घटना शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं, जिसने मुझे बताया कि जब आप एक नेशनल मीडिया से रीजनल मीडिया में शिफ्ट होते हैं और सच दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, और मूलतः ये आदिवासी बहुल राज्य है जो संसाधनों से भरपूर है। एक बहुत ही संपन्न राज्य जिसका अभी तक बहुत अच्छे से विकास नहीं हो पाया है, लेकिन जिसमें इतनी संभावनाएं हैं कि वो चाहे तो देश के किसी भी चरम स्थान पर पहुंच सकता है। मैं चूँकि छत्तीसगढ़ के चावल की फसल की बात कर रहा था, तो छत्तीसगढ़ जिसको कि धान का कटोरा कहा जाता है, वहाँ चावल की बड़े पैमाने पर उपज होती है, इसलिए लोगों के सर्वाइवल का केंद्र भी वही है। उनकी कमाई का बड़ा जरिया धान की खेती है। सरकार वहाँ बड़े पैमाने पर धान की खरीदी करती है। नवंबर से जनवरी के दौरान सरकारी दर पर जो MSP होती है, उस पर धान की खरीदी की जाती है। ये 2009 जून की बात है, और मैं इसके 1 साल पहले जो धान की खरीदी हुई थी 2008 में, उसकी एक खबर मैंने दिखाने की ठानी। क्योंकि धान का जो पूरा प्रोसेस होता है परचेज का, उसको मैं बहुत संक्षेप में आपको समझाता हूँ। किसानों की सहकारी समितियां बनाई जाती हैं, और किसान अपनी खेती के रकबे के साथ उसमें रजिस्टर किए जाते हैं, पंजीबद्ध किए जाते हैं। जिसका जितना रकबा होता है उसी अनुपात में धान की खरीदी होती है। प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान, जो कि अब तय किया गया है, मैं जब की बात कर रहा हूँ तब खरीदी का कोई पैमाना नहीं था। इस धान की खरीदी के बाद उसको स्टोर करके रखना, उसको रखने के लिए जहाँ शेड नहीं बने होते हैं, वहाँ भूसे का एक चबूतरा बनाया जाता है, और उसको ऊपर कवर से ढका जाता है। फिर उस धान का ट्रांसपोर्टेशन करके मिलों तक पहुँचाया जाता है, और जो राइस मिलर्स हैं
वो उसकी मिलिंग करने के बाद उसका 65% सरकार को देते हैं और रेजिड्यू जो होता है धान की कनकी, भूसा या बचा हुआ चावल वो कंज्यूम करते हैं। बदले में उनको धान की मिलिंग का पैसा भी मिलता है। जो भ्रष्टाचार का खेल है ये भी वहीं से शुरू होता है। शुरुआत जब हुई तो मैंने देखा, जब इसको एक्सप्लोर किया और एक स्टोरी चलाने की ठानी कि जो धान का पूरा प्रोसेस है उसको देखते हैं कि खरीदी में किस तरह की शिकायतें जो आ रही हैं भ्रष्टाचार की, वो शिकायतें क्या हैं। बहुत चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। पता चला कि जहाँ से धान का पंजीकरण किसानों का शुरू होता है, फर्जी किसान रजिस्टर किए जाते हैं, फर्जी किसानों से फर्जी धान खरीदा जाता है, उस फर्जी धान की फर्जी वाहनों से मिलिंग की जाती है और मिलों तक पहुंचाया जाता है, उनकी मिलिंग की जाती है और एक बड़े पैमाने पर बंदर बांट चलती रहती है। इस स्टोरी को जब मैंने दिखाया, मैं इसके बारे में आपसे अगले एपिसोड में पूरे विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन एक छोटी वानगी देता हूं। किस तरह के किसान पंजीकृत किए गए? ऐसे किसान इनमें से पता चला कि एक ही सहकारी समिति में दर्जन भर आयतु नाम के किसान हैं। ये भी पता चला कि एक सहकारी समिति में किसान का नाम शुक्रवार, पिता का नाम रविवार जैसे नाम सामने आए। और छानबीन करने पर ये चौंकाने वाली जानकारी मिली कि जिस ट्रक पर धान को राइस मिलर तक पहुंचाने की बात की जा रही है, दरअसल वो स्कूटर का नंबर है। और स्कूटर भी कहाँ का? कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी का। कल्पना कीजिए, क्या 15 टन 13 टन धान किसी स्कूटर पर राइस मिल तक पहुंचाया जा सकता है? इस स्टोरी को उजागर करने के पीछे कोई बदनीयती नहीं थी, किसी सरकार को अस्थिर करने की मेरी मंशा नहीं थी, किसी दल विशेष के प्रति राग या द्वेष नहीं था। लेकिन जब ये स्टोरी चली तो तहलका मच गया। सरकार इतनी नाराज हो गई कि कहा गया कि एडिटर और सीईओ को जेल में डाला जाए, उनको हम जेल में डालेंगे। जो फ्यूरियस रिएक्शन था, जो चैनल के मालिक थे उनकी फैक्ट्री की बिजली काट दी गई, तरह तरह की धमकियां दी जाने लगी, कई जगह पर चैनल ब्लैकआउट कर दिए गए। तो ये बड़ी मुश्किल से जब जाकर इस गलतफहमी को दूर किया गया और तब जाकर शांति स्थापित हो पाई। ये बहुत छोटी घटना आपसे मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ कि जब मैं आगे की कड़ियों में अलग अलग घटनाओं का जिक्र करूँगा तो आपको ये समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि हम पत्रकारिता, जिसको एक चमकता हुआ प्रोफेशन कहते हैं, उसके पीछे किस तरह के दबाव काम करते हैं, किस तरह की मुसीबतें, किस तरह के इक्वेशंस जो हैं उनको बनाकर चलना पड़ता है और तब जाकर आप तक सच्चाई ला सकते हैं। आप ये मत समझिए कि डर कर सच्चाई छुपा ली जाती है। हाँ, उतना ही सच दिखा पाते हैं हम जितना कि संभव होता है, क्योंकि आप भी इस चीज़ को समझते हैं कि मीडिया भी एक संस्थान है, एक व्यवसाय है, और जब आप उसको जिंदा रखना चाहते हैं, उससे जुड़े हुए 100, 200, 300, 500 कर्मचारियों के हित सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनको बचाए रखना चाहते हैं, उनके सच बोलने का साहस बनाए रखना चाहते हैं, तो वो सच्चाई कैसे ग्रेडेड तरीके से आप तक दिखाई जाती है, पहुँचाई जाती है। पत्रकारिता के जो साथी, जो ये युवा पत्रकार आए हैं इस प्रोफेशन में, जो छात्र हैं, उनसे मैं ये घटना खास तौर पर साझा करना चाहूँगा, क्योंकि पत्रकारिता का कोई संस्थान, दुनिया का कोई विश्वविद्यालय, कोई यूनिवर्सिटी आपको ये नहीं सिखाता कि जब आप पत्रकारिता के प्रोफेशन में आते हैं, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बनते हैं, तो पत्रकारिता और पत्रकारिता का व्यवसाय दो अलग चीज़ें होती हैं। उसके बीच में संतुलन कैसे कायम करना है, कैसे सच को दिखाना है, जो आदर्शवादी चीज़ें सिखाई जाती वो और जो सच्चाई धरातल पर होती है, उनके बीच में कितना अंतर होता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ जरूर याद रखिए, घबराइए नहीं, डरिए नहीं, हताश मत होइए। जिस तरह दांतों के बीच में जीभ हमेशा सुरक्षित रहती है, उसी तरह झूठ और दबाव के बीच में भी सच की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। आज मैं आपसे सिर्फ इतना शेयर करना चाहता हूँ। अगली कड़ी में जब मैं आऊँगा तो एक एक करके घटनाएं भी शेयर करूँगा और साथ ही आपको ये भी बताऊँगा कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, उसके मायने क्या हैं, उसके पीछे की सच्चाइयाँ क्या हैं। जैसे कहते हैं ना, केले की पात के पात में ही पात है, कवियों की बात में ही बात है। तो हम परत दर परत सच्चाई भी खोलेंगे और आपको वो तमाम चीज़ें दिखाएंगे जिसको आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, एक नए अंदाज में, एक नए प्लेटफॉर्म पर, एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय जोहार।